देखिए चैप्टर 1 शुरू करें। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? देखो संबंध और फलन। नाम सुना है? 11वीं कक्षा में सुना होगा, संबंध और फलन। तो संबंध क्या होते हैं और फलन क्या होते हैं ये हमें समझना है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा सेट क्या होता है। वो आप जानते हैं कि इस तरह से ए बी सी डी अगर हम किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं तो इसे हम कहते हैं सेट यानी समुच्चय। इस समुच्चय में ए बी सी इसके अवयव हैं। इसको दिखाते हैं ऐसे कि ए अगर ए का अवयव है, इस तरह से लिखते हैं ए बिलोंग टू ए। हमेशा जो समुच्चय का नाम है वो बड़े अक्षर से लिखा जाता है, उसके अवयव छोटे अक्षर से लिखे जाते हैं, कॉमा लगा के उन्हें अलग अलग कर देते हैं और कर्ली ब्रैकेट में उन्हें बंद कर देते हैं। हर सेट का एक विशेष परिभाषा होती है। किस तरह से आप कह रहे हैं, आप कहें कि दिनों के नामों का समुच्चय, उसका नाम भी हो जाएगा दिनों के नामों का समुच्चय हो जाएगा। ब्रैकेट लगाएंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये हमने कर्ली ब्रैकेट लगाई, ये बंद कर दी, ये इसके अवयव आ गए। क्योंकि इस सेट को हमने बताया ऐसा था कि ये सेट का नाम क्या है कि इसके अंदर दिनों के नाम। अब सेटों के अंदर एक होती है यूनियन, एक होती है इंटरसेक्शन। ए बराबर अगर हम ले रहे हैं ए बी सी और एक दूसरा सेट बी ले रहे हैं 1 2 3 ए और बी, तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इनके जो कॉमन अवयव है वो आ जाते हैं जो इन दोनों के अंदर। अगर हम इनका यूनियन निकालते हैं ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब है इसके अंदर जितने भी अवयव हैं ए और बी में वो सारे एक बार लिखे जाएंगे। तो समुच्चय के अंदर जब यूनियन निकालते हैं तो एक अवयव को एक ही बार लिखते हैं, एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं। अगर धोखे से आपने 2 बार लिख भी दिया तो गिना एक ही बार। इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6। इसे ऐसे लिखते हैं एन ए यूनियन बी बराबर 6। ए में कितने अवयव हैं? 1 2 3। बी में कितने अवयव हैं? 4। ये कहलाता है कार्डिनल नंबर। क्या कहलाता है? किसी सेट का कार्डिनल नंबर। इसको हम इस तरह से लिखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। नंबर बेटा ये कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, उसको लिखने का तरीका है एन ए और इसका मतलब होता है ए में कितने अवयव हैं यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। क्लियर हो गया? ये तो सब बेसिक था। अब हम मुद्दे पे आते हैं, कक्षा 11 की तरफ बढ़ रहे हैं और कक्षा 11 से बढ़ रहे हैं कहाँ? कक्षा 12 की तरफ। अब आएगा ए क्रॉस बी। जैसे हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, जैसे हम यूनियन निकालते हैं, ऐसे ही क्रॉस ये कहलाता है ए तथा बी का कार्तीय गुण। और ए और बी का कार्तीय गुण कैसे निकलता है? यानी दो सेट का कार्तीय गुण निकलता है। पहले सेट ए लिखो ए बी सी गुणा सेट बी लिखो 1 2 3 बी। और अब इसमें जो अवयव आते हैं कार्तीय गुण में, वो याद रखिए वो अवयव आते हैं ए क्रॉस बी में जो अवयव आएंगे वो आएंगे ए कॉमा बी टाइप के अवयव, या परिभाषा ये है इसमें एक्स कॉमा वाई टाइप के अवयव आएंगे जहाँ एक्स ए का अवयव होगा और वाई बी का। क्या लिख रहा हूँ मैं? परिभाषा। कार्तीय गुण की ये परिभाषा है। इस परिभाषा के आधार पर अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो अवयव आएंगे इस तरह के, जिसमें पहला वाला ए का अवयव होगा तो बाद वाला बी का अवयव होगा। पहला ए का अवयव ए, बी का अवयव 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और बी भी। तो भाई कितनी देर बाद खाली होने लगे? हाँ बताइए। मैं तो समय नहीं पूछ रहा था। अच्छा बस इस पीरियड के बाद ठीक मैं बुला लूंगा। ठीक। अब इसका दूसरा अवयव, एक अवयव से तो सबका इंतजाम करते हैं। दूसरा अवयव कौन है? बी, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3, बी कॉमा। इसके बाद इसका तीसरा अवयव, बात समझ रहे हैं?
तीसरा अवयव कितना है? C, 1, C, 2, C, 3 और C, B। ये सब आपके अलग अलग अवयव होंगे। यानी जो A क्रॉस B यानी कार्तीय गुणन निकलता है दो समुच्चय का, उसमें जो अवयव होते हैं वो ब्रैकेट इस टाइप का अवयव होता है, ब्रैकेट। इसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड। X, Y इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड। हिंदी है इसकी किरमित युग। हिंदी भी याद करना बहुत जरूरी है, हम लोग हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आगे आप पढ़ाई करोगे पूरी गणित की, ठीक है, हिंदी में बुक अवेलेबल है, थोड़ा कंफर्ट जो है वो इंग्लिश में है, तो नाम आप इंग्लिश वाला भी याद। ऑर्डर्ड यहाँ तक कुछ समझ। अब एक नया शब्द, नया क्या आपके लिए तो बहुत पुराना शब्द है, उपसमुच्चय, जिसे हम कहते हैं सबसेट। अब ये होता किसका है? समुच्चय का नाम होता है, समुच्चय की हिंदी है सेट और इंग्लिश, और उपसमुच्चय की इंग्लिश है सबसेट। अब एक सेट ए मान के चलते हैं, यानी हम एक समुच्चय ए लेते हैं, ए बी सी हमारे पास एक समुच्चय, ठीक है। अब इस समुच्चय में हम इसके कितने अवयव हैं? 3 हैं। कौन कौन है? ए बी सी। अगर खाली ए को लेके मैं एक सेट बना दूं, या बी को लेके मैं एक सेट बना दूं, या एक अवयव सी को लेके एक सेट बना दूं, या ए और बी को लेके एक सेट बना दूं, बी और सी को लेके एक सेट बना दूं, या सी और ए को लेके एक सेट बना दूं, या तीनों ए बी सी लेके एक सेट बना दूं, या एक भी एलिमेंट ना लें, उसे फाइल। तो ये सब जो है ये कहलाते हैं ए के सबसेट। ए के सबसेट का मतलब उपसमुच्चय। ठीक है, कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं किसी सेट के? इसमें 3 अवयव थे, तो कितने उपसमुच्चय आ रहे हैं इसके? 8 है ना। यानी उपसमुच्चयों की संख्या का कोई ना कोई फार्मूला हो। उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की घात n। क्या होती है? 2 की घात n। तो किसी अगर इसके समुच्चय 3 है तो इसके उपसमुच्चय की संख्या 2 की घात 3। 4 अवयव होते हैं, इसके 4 अवयव, इसके कितने उपसमुच्चय आएंगे? 2 की घात 4 यानी 16। ठीक है, यानी किसी समुच्चय के उपसमुच्चय की संख्या किसी समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात कार्डिनल नंबर ऑफ। ज्यादा आसान समझ, जो भी कार्डिनल नंबर हो उसका। ठीक है, अब जैसे हमने कहा उपसमुच्चय होते हैं, उपसमुच्चय किसी समुच्चय के होते हैं, समुच्चय अपना किसी नियम से उसका निर्माण होता है। तो हम जितनी भी चीजें यहाँ देख रहे हैं सब समुच्चय तो हैं, सब सेट भी है, सेट ही है। ए यूनियन बी भी एक समुच्चय, ए इंटरसेक्शन बी भी एक समुच्चय, ए क्रॉस बी भी तो एक समुच्चय। ये अलग बात है इसके अवयव जो ऑर्डर पेयर टाइप, किरमित युग्म टाइप, एक्स वाई टाइप। तो इसके अवयवों को लेकर भी तो हम कुछ उपसमुच्चय बना सकते हैं। उस उपसमुच्चयों को ही हम कहते हैं संबंध। ठीक है, यहां से बात आती है आपकी संबंध, या इसे कहते हैं इंग्लिश में रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन आर जो होता है, आर इस तरह से दिखा है, ए से ये संबंध आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में इसका क्या प्रदर्शन कर रहा है? ये कह रहा है पहला अवयव ए का होगा और बाद वाला अवयव बी का होगा। और आर जो है वो हमेशा सबसेट होता है किसका? कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन ए तथा बी का या के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय संबंध कहलाता है। ठीक है, अगर हम यह कहते हैं दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन
गुणन के उपसमुच्चय संबंध कहलाते हैं, तो वो भी बात ठीक है, वो पर्टिकुलर डेफिनेशन हो जाएगी, एग्जाम्पल देख लो। अब समुच्चय ए से बी में उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? समुच्चय ए से बी में उपसमुच्चय ना कहकर कार्तीय गुणन कहते हैं पहले। ए तथा बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, पहले ये निकाले, ये जो एक क्रॉस बी निकाला इसमें कितने अवयव है? तो याद रखो दो समुच्चय हैं ए और बी, उनका अगर कार्तीय गुणन निकालेंगे, कार्तीय गुणन क्या होता है ब्रैकेट में दिखा रहा हूं मैं, ए क्रॉस बी में अवयवों की जो संख्या आएगी वो आएगी ए में कितने एलिमेंट है मल्टीप्लाई बी में। आप यहाँ भी देख सकते हैं कितने एलिमेंट थे में, 3, यहाँ कितने थे 4, मतलब ए क्रॉस बी निकाला हमने, इसमें कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चाह दिया, और ये नियम हर जगह लागू होगा, ठीक है। तो ये हो गया समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या। और संबंध क्या है? संबंध क्या है? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय। तो ए से, जो मैं पहले लिखा था अब लिखा, ए से बी में संबंधों की संख्या, तो ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी है? इंटर के बच्चे दिमाग लगाओ, किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की घात उसका जो भी जितनी उसके अंदर अवयव होंगे। तो ए क्रॉस बी जिसमें एन ए गुणा एन बी अवयव हैं, इसके उपसमुच्चयों में की संख्या कितनी होगी? हाँ बिल्कुल ठीक, ये 2 की घात में आ जाएगा एन ए गुणा एन बी। कुछ किताबों में ऐसे भी दिखाया गया है एम गुणा एन, जहां एन ए जो है वो एम है और एन बी जो है वो एन, उससे कोई फर्क नहीं, ठीक है। ये सब तो मैं चील का हुए मान के चलता हूं। कंसेप्ट क्या है वो समझो, कितने अवयव, ठीक है, किसी समुच्चय, दूसरे समुच्चय में कितने अवयव। जब हम 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन निकालते हैं उसमें कितने अवयव आते हैं? दोनों के अवयवों की संख्या गुणा हो जाती है। और जब कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय निकालते हैं तो वो कितने होते हैं? वो 2 की घात, जो भी कार्तीय गुणन के अवयव होंगे, तो कार्तीय गुणन के अवयव उन समुच्चयों के अवयवों की संख्या का गुणनफल। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हम पहुंच गए संबंधों तक, और यहाँ पहुंच गए संबंधों की संख्या तक। यह हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हो जाता है, बड़े बड़े कंपटीशन में ये पूछ लिया जाता है। अब हम पहुंचते हैं संबंधों के प्रकार। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सीधे संबंधों के प्रकार पर हम क्यों पहुंच रहे हैं, हम संबंध क्यों नहीं समझ रहे? 11वीं कक्षा में समझ लिया संबंध को। मोटी मोटी बात यह है कि कोई संबंध आ है तो वो कहां से होता है? ए से बी, और आर जो होता है वो किस तरह का होता है? इसमें ए कॉमा बी तरह के अवयव आएंगे, जहां ए का अवयव होगा और बी का अवयव होगा। तो फिर इसमें और इसमें अंतर क्या रहेगा? तो यहाँ भी तो ए कॉमा बी टाइप के अवयव हैं, जिसमें पहला वाला ए का अवयव है, बाद वाला बी का। इसमें ए जो है वो किसी ना किसी तरीके से बी से संबंधित होगा, किसी न किसी तरीके से, यानी केवल वो ए जिनका मान बी से एक अधिक है। कार्तीय गुणन में ए और बी में जितने भी संबंध होंगे सारे आ जाएंगे, क्योंकि हम तो ये एक का संबंध धन से भी ले रहे हैं, 2 से भी ले रहे हैं, 3 से भी ले रहे हैं, 4 से भी ले रहे हैं। कोई विशेष संबंध है जिसमें हम ये कहें कि पहला वाला तो हमें लेना है वॉवेल और दूसरा वाला लेना है सम संख्या। पहला वाला लेना है वॉवेल और दूसरा लेना है सम संख्या। तो क्या आएंगे? अगर वॉवेल तो केवल ए है इसमें, तो ए कॉमा 2 आएगा बस। तो ये भी तो एक तरह से कार्तीय गुणन का ही भाग है। तो कार्तीय गुणन का के अंदर से जब हमने एक समुच्चय निकाला, उसका एक विशेष
हमने डेफिनेशन दी कि भाई पहला वाला जो होगा ए वो वॉवेल होगा, दूसरा वाला जो होगा वो सम संख्या, तो एक ही अवयव निकल के आया उसमें। अब इसका क्या नाम रखें? इसका नाम रखते हैं हम संबंध। ठीक है, कुछ किताबों में ऐसे भी दिखा दिया जाता है, ए आर बी जो है वो बताया गया है कि ए कैसा है, एक वॉवेल है तथा बी सम संख्या है। तो ए आर बी हम कैसे दिखाएंगे? ए आर बी में जो अवयव आएगा वो केवल ए कॉमा 2 आ जाएगा। इस वाले से ए वॉवेल। अभी हम संबंधों के प्रकार पर नहीं पहुंचे, अभी हमने आपको केवल बताया है कि भाई संबंध होते क्या है। अब आपके दिमाग में मोटी मोटी बात आ चुकी है, संबंध होते क्या है, कार्तीय गुणन क्या होता है, संबंधों की संख्या एक समुच्चय दूसरे समुच्चय में कितनी होती है। ठीक है, अगर हम ये शब्द बोले किसी समुच्चय में संबंध, किसी, तो इसका मतलब है कि जो संबंध है वो उसी समुच्चय से, उसी समुच्चय के अवयवों का है, यानी कोई दूसरा समुच्चय नहीं है, उसी समुच्चय के अवयवों का संबंध उसी समुच्चय के अवयवों से। जैसे हम एबीसी का एबीसी से संबंध निकालते, 1 2 3 का 1 2 3 के अंदर से निकालते। क्लियर हो रही है बात? तो कल हम इस कंसेप्ट पर बात करेंगे कि संबंधों के प्रकार क्या होते हैं। यहीं से आपके 12वीं क्लास की पढ़ाई शुरू होगी। ये मैं इसलिए बीच में रोक रहा हूँ कि आप 11वीं क्लास के समुच्चय को इस नॉलेज के आधार पर घर से पूरा पढ़ के आएंगे, पूरा समझ के आएंगे। जितना आपको समझ आ जाए उतना आप घर पर उसको पढ़ेंगे। ठीक है भाई, 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा में 11वीं कक्षा के नॉलेज की आवश्यकता है। अब कितनी आप 11वीं से यहाँ लेकर आ रहे हो, जितनी ज़्यादा लेकर आओगे उतना ही ज़्यादा ये समझ में आए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो 11वीं कक्षा की होंगी, हम यहाँ बताएंगे। अब हम 11वीं में पढ़ाने लगेंगे यहाँ पर, तो फिर 12वीं तो पढ़ाएंगे। कोशिश तो हम ये करेंगे कि सारी चीज़ें समझाते हुए चलें। ठीक है, लेकिन कभी कभी संभव ये चीज़ें नहीं हो पाती, तो फिर हमें 2-3 स्टेप हमें वहाँ पर स्किप करने होते हैं। वो स्किप ये मान के कर लेते हैं कि बच्चों को 11वीं आती है, वहीं से शुरू होती है शुरुआत इस बात की कि समझ नहीं आ रहा। ये जो शब्द है समझ नहीं आ रहा, 12वीं की तो कोई चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं, वो जो समझ नहीं आएगा आपको वो गड्ढा वहीं पर है। तो उसमें बेटा कुछ भर लो, सीमेंटेड कर लो, बजरी बजर फुट उसके अंदर डाल लो। आज जाके आज का पूरा समय आपके पास। ठीक।